अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत भी बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान में कुछ ऐसी दिलचस्प बहस शुरू हो गई है। वो इल्ज़ामात जो कि बहुत हद तक साबित भी होते रहे नवाज शरीफ साहब पर माजी में कि किस तरह से इदारों को कंट्रोल किया जाता था। वो भले जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ गुफ्तगू हो जो मंजर आम पर आई, जिसमें बाकायदा हिदायत जारी की जा रही थी कि किस किस्म के फैसले दिए जाने चाहिए, या फिर दीगर इदारों को कंट्रोल करने की बात हो। द लिस्ट इज एंडलेस। अब इमरान खान साहब जो कि आइन और कानून की बात करते आए हैं हमेशा से, बशीर मेमन साहब जो कि डीजी एफआईए रह चुके हैं, उन्होंने इमरान खान साहब पर और शहजाद अकबर साहब जो कि एहतसाब के मामले को हेड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और साथ साथ वजीर कानून जनाब फरोग नसीम साहब पर कुछ बहुत ही शदीद नौयत के इल्ज़ामात आयद किए हैं। उस पर आज बात करेंगे और साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि NA 249 में जो कुछ हुआ है उसमें एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और नून के एक दूसरे की जमात के नारे लगा रहे थे। वैसे पीपल्स पार्टी बहुत अक्लमंद है, उन्होंने नून लीग का नारा नहीं लगाया। नून लीग की तरफ से मरियम साहिबा ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और हम सब ने देखा मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर के नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीर का निशान भी हमें दिखाई दिया। और अब उसी तीर पर जब ठप्पे लग गए और अवाम ने तीर को मुंतखब किया, तो अब वो कहते हैं कि ये बहुत गलत हो गया है और हम ये सीट वापस छीन कर लेंगे। और बाकायदा नवाज शरीफ साहब भी और मरियम साहिबा मिफ्ता इस्माइल साहब को मुबारकबाद भी पेश कर चुके हैं कि ये सीट तो आप ही की है और जल्द आप तक पहुंच भी जाएगी। तो इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पीछे क्यों आई। 5वें नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची की उस सीट पर आना जो कि अभी 2.5 साल पहले उन्होंने जीती थी और शहबाज शरीफ साहब को हराया था फैसल वाडा साहब ने, ये क्या कहता है। और पंजाब में 2023 में इमरान खान साहब के साथ क्या हो सकता है अगर चीज़ें कारकर्दगी के एतबार से वसीम अकरम प्लस साहब जो बैठे हैं अगर इसी डगर पर पंजाब में चलती रहीं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के मायानाज वकील और माहिर कानून जनाब एतजाज एहसन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अगर इनको बाबाए कानून भी कहा जाए तो गलत ना होगा। एतजाज साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जरा बशीर मेमन साहब के केस को समझने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने कुछ इल्जामात आयद किए हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और वजीर कानून और एहतसाब के हेड शहजाद अकबर साहब पर। ये बताइए कि इनके इन इल्जामात की क्या कानूनी हैसियत है और इनको साबित करने का जो जिसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, बारे सबूत किस पर है। वजीर आजम साहब को साबित करना है कि ऐसा नहीं हुआ या बशीर मेमन साहब को साबित करना है कि ऐसा हुआ है। मदिया, ये बड़ा दिलचस्प वाकई मामला है और इसमें मेरा ख्याल है कि इसके डांडे बड़ी दूर तक और किसी और तरफ चले जाते हैं। ये इतना सिंपल मामला नहीं है जितना कि जी बशीर मेमन साहब आ गए और उन्होंने बयान दे दिया यकदम जी। कोई उन्होंने पहले बात नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। और बशीर मेमन का जो इसमें किरदार है वो इंतहाई मशकूक है। अच्छा, इसका टाइम लाइन अगर दें तो वो उन्होंने एक काम ज़रूर किया है और वो बड़ा सोचा समझा मंसूबे के तहत जिस तरह होता है, ठीक है, कि काजी फैज ईसा साहब उस रोज़ एक लिहाज से बरी होते हैं जी, और नेक्स्ट डे बशीर मेमन साहब का ये बयान आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सवाल ये है कि अगर काजी फैज ईसा साहब जी बरी ना होते और फैसला उनके खिलाफ हो गया होता तो क्या बशीर मेमन ये कहता या कोई मीडिया इसको चलाता इस बयान को कि जी उसके खिलाफ हो गया है और अब आप काजी फैज ईसा की निस्बत से वज़ीर आज़म को झूठा, मक्कार, फरेबी और गलत काम अहकामात देने वाला साबित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर आप ये देखें
मैं जो आप गुजारिशात करूँगा जी करने लगा हूँ सर। इनके बाद भी मदिया आप जब मेरी बात ये सुन के मेरे ये कमेंट सुन के जी आप एक दफ़ा ज़रूर बशीर मेमन का बयान दोबारा सुनिएगा। बिल्कुल सही। आपको नजर ये आएगा कि एक गवाह है, बड़ा रिलैक्स बैठा हुआ है, वो बड़ी रवानी और सहल बयानी के साथ अपना सारा बयान दे रहा है, और वो नेट जो है, जो जाल है मछलियां पकड़ने का मिसाल के तौर पर, उसको बड़ा फैला के फेंक रहा है, फैला दिया उसने किसी को नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही। उसने असफंदियार वली को भी बीच में ले आया, वो नफीसा शाह बीबी को भी ले आया, नून लीग की पूरी क़यादत की बात की उन्होंने। बिल्कुल वो उसने इतना वाइड नेट फेंका है। नून लीग का तो उसने फैमिली का कोई बंदा छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर इसके बयान पे अदालत इसी तरह हूबहू जी यकीन कर ले जी तो ये शरीफ खानदान सारा बरी हो जाता है। ये इसका असर ये है, अगर इस पे यकीन कर लिया जाए बिल्कुल तो सही। वो सारे केसेस बदनीयती पर मबनी हो जाते हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल ठीक। लेकिन टाइमलाइन में इनको ज़रा प्रॉब्लम है। टाइमलाइन में प्रॉब्लम ये है कि ये केसेस इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने तो नहीं बनाए, ये तो पहले के बने हुए। दूसरा इसमें ये दिलचस्प बात यह है कि काजी फैज़ ईसा के खिलाफ मई में ये दाखिल हो जाती है रेफरेंस, हाँ जी, और नवंबर तक ये बशीर मेमन बदस्तूर DGFI रहते हैं। बिल्कुल। जब अगर इनकी दस्तरस में ये होता कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज की तफ्तीश कर सकते जी और इन्होंने इनकार किया होता वजीर आजम को, तो ये तो वहाँ DGFI न रहते। इमरान खान के तो घर पे उसकी नाक पे तो मक्खी 2 मिनट के लिए नहीं बैठ सकती, जिस तरह वो ट्रांसफर करता है। जी वो तो तब्दीलियाँ, उसको यू टर्न और तब्दीली खान और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, वो तबादले इस तरह करता है कि 6 शायद चीफ सेक्रेटरी आ चुके हैं पंजाब के, 4 IG आ चुके हैं। तो सर यही तो बशीर मेमन साहब यही बात करते हैं ना कि मुझे इसीलिए OST लगा दिया, मेरी तज़हीक की गई, तजलील की गई मेरी रिटायरमेंट से एन 15 दिन कबल, मुझे जानबूझकर इसलिए OST लगा दिया गया कि मैंने इनके अहकामात पर अमल नहीं किया। अब ये कैसी एक दिलचस्प बात है कि एक आम से आम वकील को भी मालूम है, और चलें DGFI को भी मालूम है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई सा भी केस है, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मामला जाता है। तो हाउ कुड फरोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब और इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी सो नाइव कि वो उनको कहते हैं कि तुम इस पर केस बनाओ। इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। शहजाद अकबर और प्राइम मिनिस्टर का तो मैं नहीं कह सकता। प्राइम मिनिस्टर को तो खैर कानून का पता ही नहीं है, उनको तो जो मशवरा उसको दिया जाता वो उस पर चल पड़ता मेरा शायद गालिबन। शहजाद अकबर को मैं नहीं जानता हूँ, मैं अगर मिला भी हूँ तो वकीलों में या किसी भीड़ में मुलाकात हुई होगी, वरना कोई मुलाकात नहीं है। फरोग नसीम को अलबत्ता मैं जानता हूँ जी, और फरोग नसीम को कोई अच्छा वकील मानता हो या बुरा वकील मानता हो, वो ज्यूरिसडिक्शन की गलती खाने वाला नहीं है। वो एक स्टिकलर है, ज्यादातर टैक्स करता रहा है, और उसने वो ज्यूरिसडिक्शन यानी इख्तियार समात पे वो मार खाने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो अगर उसके इख्तियार में नहीं है DGFI के, तो उसके ज़हन में भी वो नहीं है, वो मशवरा नहीं दे सकता वज़ीर आज़म को कि ये
ये उसके एक सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ये पकड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा एतजाज साहब, यहाँ पर क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग सवालात यहाँ पर उठते हैं, आपने अभी बात की कि अगर बशीर मेमन साहब बतौर साबिक डीजी FIA एज सच मनोअन जो बातें वो एक अब सोशल मीडिया पर किसी यूट्यूब चैनल पर बात कर रहे हैं, यही गुफ्तगू अगर वो मनोअन जाकर सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं, अदालत में कर देते हैं, तो शरीफ खानदान सारे का सारा बरी हो जाता है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बशीर मेमन साहब अपने इन क्लेम्स को साबित करने के लिए उनको किन लवाजमात की जरूरत है, वो कैसे इनको साबित कर सकते हैं? एक तो ये है कि उनका बयान है ज़बानी, उसके बरक्स ज़बानी बयान है शहजाद अकबर का, अपने लॉ मिनिस्टर साहब का, फरोग नसीम का और वजीर आजम साहब का। अब ये दो वर्बल स्टेटमेंट्स, ज़बानी बयान मुतजाद है। बिल्कुल। इसमें से माना किसको जाएगा? अब ये मान लेना कि वजीर आजम हर किसी को, और उन लोगों को भी जिनके बारे में मुकदमात ये बशीर मेमन पहले से बना चुके थे, आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह और इन पे ये झूठे इल्जामात लगा के, और उनसे बड़ी इनकी नफरत थी। ये तो मैं जानता हूँ, मेरे से भी इन्होंने एक दो दफा जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, जब मुकदमा चल रहा तो ये पेश होते थे, तो मैं भी उस अदालत में था और केसेस लगे होते थे, तो इन्होंने तो ये तो नफरत करते थे। बिल्कुल ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। अगर मरियम, ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो कोई नहीं, किसी ने और नहीं बताई होगी जी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, दुरुस्त फरमाया कि ये बहुत फायदा, ये मैं ही ये कहता हूँ कि इस बयान का बेइंतहा फायदा उठा सकती है शरीफ खानदान और सारे केसेस में कि जी हमारे पे तो बदनीयती पे बने हैं, मैला फाइडी केसेस। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि अगर शरीफ खानदान इस मामले को और इसकी गवाही को लेके किसी कमीशन या अदालत में जाता है जी, वो नहीं जाएगा। अरशद मलिक का केस आपको याद होगा जी, बिल्कुल, वीडियो स्कैंडल। अरशद मलिक का केस में टेप, इन्होंने मरियम बीबी ने टेप सुनाई थी और दिखाई थी सारी प्रेस को और मीडिया के जरिए सारे मुल्क को जी। और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये उसी दिन तो देख के मैंने कहा ये तुम नवाज शरीफ को बरी करा के ले जा सकते हैं, फौरन बरी कर। ये अगर टेप ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में दें और एक हाई कोर्ट में दें, बिल्कुल सही, और कहेंगे ये तो केस के बारे में बयान जिसने कि मुकदमा बनाया है, जिसने सजा दी है, वो खुद कह रहा है, तो हमारे जो हमारे कैदी को छोड़े। और मैंने कहा नवाज शरीफ विल वॉक आउट ऑफ जेल, और उसके बाद ये अब वो नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज का कैदी है, अब अगर अंदर रहता है तो ये तो अगर ये मैंने मैं एम्फसिस के साथ जी ये कहता हूँ, अगर वो टेप जो मरियम ने उस दिन दिखाई स्क्रीन पे जी वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन, कोई तो बरीद नहीं हुआ हुआ, कोई कट एंड पेस्ट नहीं हुआ हुआ, तो फिर तो वो जाके दे के और छुड़ा के बाप को छुड़ा सकती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन टेप जेन्युइन नहीं है, फैब्रिकेटेड है। उसमें बहुत सारा जेन्युइन भी है, पर जेन्युइन को भी इस तरह आप पेश करते हैं ना कि मेरा चेहरा एक तरफ से ले लिया, दूसरी तरफ से दूसरे की बात कर दी। वो एक डॉक्टर, और इन्होंने डॉक्टरिंग सीखी भी है मुस्लिम लीग नवाज ने। आपको, आप बहुत बच्ची हैं, आपको नहीं याद होगा, पर इन्होंने 1988 की इलेक्शन में बीबी शहीद और उनकी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो की बड़ी फोटोशॉप तस्वीरें, बेहुदा तस्वीरें, हाँ, हांगकांग से करवा के और फेंकी थी जलसों पे पीपल्स पार्टी के। फिर इन्होंने कोलिबरी फॉन्ट वाला जो एक इनसे वो हुआ है
कतरी खत भी। फिर ये इन्होंने ये रिपोर्ट्स जो लैब रिपोर्ट्स हैं, वो इतनी लैब रिपोर्ट्स ऐसी, बोर्ड का बोर्ड ही, और सारे सारे समझ उसके, और प्राइम मिनिस्टर भी, हर कोई परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। तो ये इनमें सलाहियत है। अब ये सलाहियत को देखना ये है जी कि ये मरियम ने एक बयान दिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान ये दिया था कि मेरे पास और भी बहुत सारी टेप्स हैं। जी बिल्कुल, होशियार हो जाओ, मेरे पास और भी बड़ी टेप्स हैं, मुझे मजबूर न करें कि मैं वो भी निकालूं। इनफैक्ट एतजाज साहब हमारे पास वो मौजूद है। नाज़रीन आइए वो क्लिप देखते हैं, करें एतजाज साहब, क्लिप चलाएं जी मरियम साहिबा का। जी, तो मरियम साहिबा ने कहा कि मेरे पास इससे भी ज्यादा और इससे भी बड़े सबूत मौजूद हैं और मैं नहीं चाहती कि वो नाम मैं सामने लाऊं। सो एक तरह से उन्होंने थ्रेटन किया। एतजाज साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके कहने का ये मतलब है कि हो सकता है कि साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब इस धमकी के जेर असर ये बात कर रहे हैं? ये अरशद मलिक 2 है। अच्छा। और ये इसके पीछे वो ब्लैकमेल टेप्स हैं। ब्लैकमेल टेप्स हैं जो कोई नून लीग वालों ने इकट्ठी कर रखी हैं, बहुत से लोगों की, और वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। इसकी भी जो सोशल मीडिया पे अरशद मलिक की जो टेप्स चली थी जी, जो कहते थे 12 करोड़ रुपए पे फलां से खरीदी गई और फलां ने फलां को दी, और बीच में एक गवर्नर साहब का नाम भी आता था, और ये वो टेप थी जिसने मजबूर किया था अरशद मलिक को वो बयान देने का पे जो उसने वहां दिया। बिल्कुल ठीक। और यहाँ भी कोई टेप पीछे है जिसने मजबूर किया है बशीर मेमन को। तो ये अरशद मलिक नंबर 2 है। और अगर कमीशन बना जी, कमीशन को तलब करना पड़ेगा मरियम बीबी को, और कहा जाएगा कि ये अपनी जो भी टेप्स अब आपके पास है वो हमें पेश कर दो। बिल्कुल ठीक है। लगे और कौन किस की बारी है। बिल्कुल ठीक है, लगता है तो एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, वापस आएंगे तो एतजाज साहब से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बशीर मेमन साहब का अपना भी माजी प्रोफेशनली स्पीकिंग को बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं है। वो नासिर जंजुआ साहब जिन्होंने नासिर भट्ट साहब के साथ मिलकर मरियम साहिबा तक अपेरेंटली ये सारा टेप का मामला पहुंचाया, और मरहूम जज अरशद मलिक साहब पर ये जो सारी बात हुई थी, उन नासिर जंजुआ साहब को 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जोनरेट करवा दिया, छुड़वा दिया। किसने? नन अदर देन बशीर मेमन साहब। सो जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। एतजाज साहब, ये बताइए, जो अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि नासिर जंजुआ साहब को भी तो इन्हीं बशीर मेमन साहब ने झटपट 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जोनरेट करवा दिया, और उन पर वाकई उनके नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने दी उन्होंने कानूनी तौर पर। ये जो जज अरशद मलिक साहब की वीडियो का मामला था, तो क्या अगर कमीशन बैठता है और तहकीकात होती हैं तो उसमें फिर ये खुद भी फंसेंगे इस सिलसिले में? ये तो बिल्कुल, ये तो फंसेंगे, और ये कमीशन बैठना चाहिए। बिल्कुल सही। अब पता नहीं किस किस की टेप है, किस किस को ब्लैकमेल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े नाम आते हैं, बड़े नाम आते हैं। वो बड़े नाम कौन कौन से हैं? वो अस्करी भी हैं उसमें सिविलियन भी हैं, उसमें ये साहब तो यकीनन उसमें हैं। अब लगता है ये अपने बशीर मेमन साहब, तो इन पे भी वो दबाव है उसका। और
जो इनको स्क्रिप्ट दिया गया है ये बोलते गए। बिल्कुल ठीक। और उस स्क्रिप्ट में उन्होंने खसूसन देखे नाम लेते हैं, क्योंकि इनके बयान पे अगर ये बयान मोतबर हो तो इस पे सारा शरीफ खानदान अपनी तमाम दौलत के साथ वो फारिग हो जाता है। और वो नाम इसीलिए लेते हैं, वो नाम लेते हैं सलमान शहबाज का भी, हमजा शहबाज का भी, शहबाज शरीफ का भी, नवाज शरीफ का भी, मरियम नवाज शरीफ का भी, वो एक करके नाम लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एतजाज साहब ये भी बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता है कि जो बशीर मेमन साहब बात करते हैं कि मुझे अपेरेंटली जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया, वज़ीर आज़म ऑफिस में सारी बात हुई और मुझे कहा गया कि शहबाज शरीफ पर भी, काजी फाइज ईसा पर भी, काजी फाइज ईसा साहब पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का और बाकी सब लोगों पर दहशत गर्दी के केसेस बनाए। अब दिलचस्प बात यह है कि बशीर मेमन साहब 2019 के आखिर में चले जाते हैं, इस्तीफा देकर रिटायर हो जाते हैं और जाहिर है कि वो सारा जो उनका मामला था बदमज़गी हुई आखिर में जब उनको ओएसडी लगाया गया। अगर इमरान खान इतने ही पैशनेट होते अपने मुखालिफिन पर दहशत गर्दी के मुकदमे बनवाने के लिए तो क्या चीज़ उनको रोकती थी? 1.5 साल गुजर गया, एक भी दहशत गर्दी का मुकदमा नहीं बना। जो दूसरे DGFI आए, बल्कि वाजिद जिया साहब से तो ज़्यादा नफरत करती है नून लीग, क्योंकि पैनामा केस की जो JIT बनी उसमें उन्होंने ठीक ठाक काम किया। अब यहाँ पर एक जो सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि अब आप आगे इसका क्या देखते हैं लाहे अमल के, हुकूमत क्या एक्शन ले सकती है इन केस बशीर मेमन साहब गलत साबित हो जाते हैं कमीशन के मुताबिक, और अगर सही साबित हो जाते हैं तो हुकूमत के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? देखो, पहले तो बुनियादी तौर पे हुकूमत का कोई ये मसला है। अच्छा, हुकूमत को क्या जरूरत है कि कुछ इसमें वो जाए, वो तो उन्होंने इनकार कर दिया है। और दो जो सीनियर लोग हैं उन्होंने शहजाद अकबर ने भी और लॉ मिनिस्टर साहब ने भी, उन्होंने क्या दिया कि वो उन पे दावे करेंगे और हर जाने के दावे करेंगे 50 करोड़ रुपए का। 50 करोड़ इंटरेस्ट और मुफाद इसमें अगर किसी का है इस बयान के पीछे जी, तो वो मुस्लिम लीग नवाज का है। बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज अगर इस बयान को दुरुस्त समझती है और जिसको कहते हैं इसका पैरा दे सकती है तो फिर मुस्लिम लीग नवाज को इस के खिलाफ जाना चाहिए और उनको इस आज तक कोई कर देना चाहिए था इसके खिलाफ, और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे देते, हाई कोर्ट में दे देते। हाई कोर्ट पंजाब तो उनके बहुत मुफीद साथी रहा है और इसलिए वो कर देते। ये तो उनका है। हुकूमत को तो चाहिए हुकूमत आराम से बैठे, जहाँ कहीं ये जाए ये बयान देने, उसको उन्होंने झुठलाना है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर सर अगर बशीर मेमन साहब गलत साबित हो जाते हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है हुकूमती सतह पर? और दूसरी बात यह कि चूंकि काजी फाइज ईसा साहब का भी नाम ले रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, तो अगर वो मामला इनका जो इल्जाम है वो गलत साबित होता है और हुकूमत सच्ची साबित हो जाती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अज खुद नोटिस ले सकती है इस हवाले से कि आप हमारे मोहतरम जज को क्यों इसमें बदनाम कर रहे हैं? जहाँ तक ताल्लुक है इनका बयान जो हुकूमत के खिलाफ जी, हुकूमत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है जिससे तौहीन अदालत का तौहीन अदालत का जिससे तौहीन अदालत का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ठीक। तो हुकूमत तो यही कर सकती है जो दावे खर्जाने के दावे कर दे, डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है, जो कर दिए हद तक इज्जत के दावे दोनों अफराद ने। वजीर आजम को इस पढ़ने की जरूरत नहीं अगर उनके लेफ्टिनेंट इसमें पढ़ रहे हैं और उसमें कर रहे हैं कुछ। तो बाकी जो जहाँ तक अदालत का ताल्लुक है जी, अदालत इसको जरूर टेकअप कर सकती है, पर अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है जी, वो अभी एक बड़े झगड़े से निकली है। हाँ जी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट में मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मीडिया पे कह चुका हूँ, प्रोग्राम टॉक शोज में कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है और वो
दरार जो इस काजी फैज ईसा के मुकदमे की वजह से स्प्लिट आई है। बिल्कुल सही। एक खिलाफ को आए हैं, एक उसके हक में आए हैं, और वो भी बैठे हुए हैं अदालत में। तो ये उनको, मैं तो समझता हूँ कि उनको हीलिंग टाइम देना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो अभी काजी फैज ईसा साहब के केस का भी सारा फैसला आया, अब इससे भी पाकिस्तान की अवाम बाकायदा बहस कर रही है, सोशल मीडिया पर भी बहुत इसकी बहस चल रही है, घर घर में बहस हो रही है। एक ये आम तासुर पाया जा रहा है कि गोया अब अदलिया हर किस्म के एहतसाब से मुबर्रा है। तो आपको लगता है कि इस फैसले से अदलिया का जो एक वकार है और जो खुद को खुद एहतसाबी के लिए पेश कर देना, उसमें कुछ कमी वाकई हुई है? जो फैसला आया है उसमें ये असूल तो उससे अखज़ किया जाएगा कि गुज़श्ता से ज़्यादा दायरा है अदलिया के एहतसाब से इस्तिस्ना का। हम समझते थे पहले कि अदलिया तो अदालतों को, जजों की इंक्वायरी हो सकती है कि उनकी ज़मीनें, वो कोई प्रॉपर्टीज बाहर हैं या नहीं है। बिल्कुल। वो भी तो मेरी तरह, मैं अगर मुझे लगा दे आप सुप्रीम कोर्ट का जज और मैं रिश्वत लेता हूँ, मेरी तरह का लगा हो, वो बाहर बना रहा हो जायदादें, तो उसका इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। बिल्कुल। हम तो ये वकला तो एक अरसे से ये जंग लड़ रहे हैं कि जजेस का भी एहतसाब भी होना चाहिए। जजेस को ये भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपने ही खिलाफ मुकदमा है या अपना उसमें उनकी दिलचस्पी है, किसी रिश्तेदार का मुकदमा है, और वो बैठ जाए अदालत में अब उसके बावजूद। बिल्कुल। तो ये भी उनका इख्तियार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये हम बड़े अरसे से हमें इसमें ये जरूर हुआ है कि जितना इस्तिस्ना दे दिया गया है जी काजी साहब को, अक्सरियत ने दिया है, बीच में इख्तलाफ भी हुआ है, और जिस कदर दे दिया गया है इससे अदालत का वकार में इजाफा नहीं होगा। Absolutely. और लोगों को ये एक बात चुभती रहेगी कि आपको, आपके बारे में ये भी कह दिया गया है कि कोई रिपोर्ट अगर आई हुई है, वो एफबीआर की रिपोर्ट आई हुई है जो जी, और कोई अगर आपके बारे में और डॉक्यूमेंट भी है और इंफॉर्मेशन भी है जो अभी पता ही नहीं, जो इन 6 जजों को भी नहीं पता जिन्होंने ये फैसला दिया, उन्होंने कहा अगर कोई है उस पर भी फैसला नहीं कर सकते, उस पर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो यही अब इस्तिस्ना तो जाहिर है दूसरे जजेस को भी लगता है मिलेगा फायदा। मैं मिसाल देता होता हूँ मदिया जी कि एक आदमी को एक कत्ल के केस में सजाए मौत होती है जी। इसका मकसद ये नहीं कि 2 और उसके साथ फांसी चढ़ जाएंगे या 4 और, वो अकेले को ही सजाए मौत हुई है, वो अकेला ही फांसी पे जाएगा। लेकिन बाकी जितने मुल्ज़मान हैं उस किस्म के मुकदमात में पाकिस्तान की जेलों में, उन पे वो असूल जरूर उसका इतलाक होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का और नज़ीर को फॉलो करने का जो कानून है हमारे यहाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया हुआ है जी, उसमें जो बुनियादी असूल अखज़ किए हुए हैं वो आइंदा फैसलों पर भी असरअंदाज होंगे। तो वो इतलाक जरूर होगा, उससे उसकी वजह से जज साहिबान का इस्तिस्ना का दायरा, साहब से इस्तिस्ना का दायरा वो काफी वसी हो जाएगा वाकई, which is quite unfortunate, क्योंकि ऑब्वियसली हर शख्स कानून के आगे एक सा बराबर जवाबदेह होना चाहिए। एहतसाब साहब, सवालात तो बहुत से थे, दिल तो चाहता था आपसे बहुत सी बातें पूछें, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है, सिंस वी आर रियली प्रेस्ड फॉर टाइम, तो मैं आखिर में एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कोई भी हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, क्या वो FIA जो कि जाहिर है हुकूमत का इदारा है, हुकूमत के अंडर आता है, क्या उसकी कारकर्दगी के लिए वो जवाबदेह हो सकते हैं? और क्या वो खुद
उनको कोई डायरेक्शंस दे सकते हैं कि ये मुकदमा बनाया जाए और ये ना बनाया जाए? इख्तियार है वजीर आजम के पास? नहीं, मुकदमा बनाया जाए या ना बनाया जाए का इख्तियार नहीं है। ठीक है, लेकिन तफ्तीश की जाए, इसको एग्जामिन किया जाए, ये तो वो कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यही जो हमने मिसाल ली है कि एक साहब वो वजीर आब और पानी बिजली, आब और बिजली भी हो, वजीर खारजा भी हो, वजीर दिफा भी हो, वजीर खारजा दिफा भी हो, और वो दूसरे किसी मुल्क की किसी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से तनख्वाह ले रहे हैं और मान रहे हो कि तनख्वाह ले रहा हूँ। बिल्कुल सही। इससे ज्यादा कोई हो सकता है संगीन इल्जाम किसी पे? जिल्लत आमेज बात है। मियाँ साहब का तो था, मियाँ साहब पे ये था और मियाँ साहब इसी पे डिस्क्वालीफाई हुए। मियाँ साहब ने सिर्फ ये लिया हुआ है डिफेंस के, मैं तनख्वाह नहीं लेता था, अपने बेटे की कंपनी में मुलाजिम था। ये कोई सफाई नहीं है। आप तनख्वाह लेते हो या ना लेते हो, आप अगर वहाँ सर खम करने के मजबूर हैं क्योंकि आप मुलाजिम हैं एक कंपनी के, ये आप वजीर आजम होते, वजीर आला होते हुए, आप मिनिस्टर ये फॉरेन अफेयर्स होते हुए, आप मिनिस्टर डिफेंस होते हुए, आप एयर चीफ होते हुए, आप आर्मी चीफ होते हुए किसी और मुल्क की किसी कंपनी के मुलाजिम नहीं हो सकते। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और जिसको वो खुद भी बशीर मेमन साहब अपने एक प्रीवियस इंटरव्यू में गैर कानूनी और गलत कह भी चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी। एतजाज अहसन साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू थी। मेरी भी बहुत सी चीज़ों में, मेरी भी क्लैरिटी में इजाफा हुआ। उम्मीद है आपने इस फ्रूटफुल डिस्कशन से फ़ायदा उठाया होगा। इंशाल्लाह कल आपसे रात 10 बजे फिर मुलाकात होगी। मलिया हाशमी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।